सो दोबारा गुड आफ्टरनून, वैसे गुड इवनिंग। और हम लोग चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ रहे थे, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा नहीं रह गया है। लास्ट टॉपिक हमने हाउ इज़ वर्क कैरिड आउट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे काम आप करवा सकते हो वर्कर्स से, जिसमें इन्होंने बोला था कि पेज नंबर 82 है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आप वर्कर्स को या तो सेम टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा टारगेट दे दो, या उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, या साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ लेबर असेंबली लाइन पे। पर ये भी कह रहे थे मैकेनाइज जितना ज़्यादा कर दोगे उतना ज़्यादा नुकसान जो है सेक्टर्स को या लेबर्स को ज़्यादा होता है, वो भी एक इशू हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप पेज नंबर 84 पे आओगे तो यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे हो, एक बॉक्स 5.5 टाइम स्लेवरी इन द आईटी सेक्टर। टाइम स्लेवरी इन द आईटी सेक्टर ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट बता रखा है कि ना, जैसे अभी तो जो हमने वर्क कैरिड आउट किया था तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहाँ पे सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है कि जैसे आजकल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं और मिडिल क्लास वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनका जो है तरीका क्या है, वो खुद ही क्रिएटिव और खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, ये हमें पता चलता है बिकॉज उनको कोई करने वाला नहीं है, सारा काम उन्हीं को करना पड़ता है। और आजकल ये भी देखते हैं कि कई तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है काफ़ी लोगों को एक ही जने को उठानी पड़ जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने समझाया हुआ है इसको, टाइम स्लेवरी क्या होती है आईटी सेक्टर में। बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, आज भी हमें देखने को मिलता है। कहते 10 से 12 घंटे एवरेज वर्क डे है। किसी से भी पूछना, ये जो बीपीओ शीपीओ में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, आम बात है, आजकल परेशान होते हैं। मेरी एक फ्रेंड अभी पिछले हफ्ते आई थी तो कहती मतलब मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी, 2 स्टार्टअप था वो एक, बट 12 घंटे बहुत आम थे, लॉग इन टाइम 12 घंटे था। उसके बाद कभी भी उठा के मीटिंग रख देते थे, कभी भी कुछ कर लेते थे, कभी कुछ हो जाता था, इस तरीके से चल रहा होता था। ठीक है, विच इज़ वेरी जनरल आज के टाइम पे। तो ये हो रखा है। और आज फिर लोग क्या करते हैं कि रात रात भर जाग के ऑफिसेज में, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, रात रात भर ऑफिसेज में जाके काम कर रहे थे, जिसको नाइट आउट का नाम ये लोग दे देते हैं। वैसे नाइट आउट होता है आप किसी के घर जाके रुक जाते हो, पार्टी शार्टी करते हो, पजामा पार्टी, ठीक है इस तरीके से। बट यहाँ का नाइट आउट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट जो है कि इन्होंने बताया। लॉन्ग वर्किंग आवर्स आजकल एक वर्क कल्चर का पार्ट बन गया है। टाइम डिफरेंस हो जाता है क्योंकि आईटी सेक्टर बीपीओज में अमेरिकन जो है लंदन क्लाइंट्स है, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स है, ये सारे क्लाइंट्स दूर दूर बैठे हैं, इनके टाइम डिफरेंस हो जाते थे। कॉन्फ्रेंस कॉल जो है एकदम ऑपोजिट टाइम पे जो है यहाँ पे करी जाती है, या फिर काम ऑपोजिट टाइम पे करा जाता है। दूसरा ये है कि ओवरवर्क होने का एक ये भी रीज़न है कि स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने क्या चूज़ कर लिया, हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड टाइमलाइंस आर यूजुअली अंडर एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज, and because man days are based on 8-hour day, engineers have to put in extra hours a days in order to meet the deadline. So क्या करते हैं कंपनीज, बड़े बड़े प्रोजेक्ट खरीद लेती है, वो बोलते हैं हाँ इतने वर्किंग आवर्स में हम लोग कंप्लीट करके दे देंगे। दो ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है, ओनर तो काम करेगा नहीं, ठीक है, तो कौन काम करता है, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वर्कर्स काम करके जाएंगे, वर्कर्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिशियल्स क्यों ना हो। ठीक है, और वो बोल देते हैं कि ठीक है चलो हमें करना पड़ेगा, सैलरी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, तो हमें देख के चलना पड़ता है। एंड एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स जो है आजकल कॉमन मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ा इसको फ्लेक्सी टाइम कॉन्सेप्ट में डाल दिया। तो मतलब इनफैक्ट आप ये देखोगे कि ना मुझे याद है जब मैं कॉर्पोरेट्स या एमएनसीज वगैरह में जॉब्स हुई जैसे जाता है, या कॉल सेंटर्स में जॉब के लिए जाता था, तो कहते 3 शिफ्ट चलती है हमारी, वो 24 घंटे में 27 घंटे का काम निकाल लेते थे। हाँ, तो कहते 9 घंटे की एक शिफ्ट, अगली शिफ्ट फिर 9 घंटे की, फिर अगली शिफ्ट फिर 9 घंटे की, तो मतलब वो 9 घंटे की 24 घंटे में 27 घंटे का काम निकालवा लेते थे। ठीक है, तो फ्लेक्सी टाइम है जब आपको सूट करता है। लगता है चैतन्य रात का, जैसे लगता है फॉर एग्जांपल कि चैतन्य रात को जाके काम कर सकता है तो उसने ले ली रात की 2 बजे की शिफ्ट। वान्या सुबह उठ के ही कर सकती है, उसको रात का कोई लेना देना नहीं है, तो उसने सुबह की शिफ्ट ले ली। दिल्ली से दोपहर में कर रही है, मेरे से जब मर्जी करा लो। ठीक है, अलग अलग। तो ये फ्लेक्सी टाइम का कॉन्सेप्ट है, आपको जो सूट करता है आप वो टाइम यहाँ पे चूज़ कर लेते हो। एंड इसमें आपके लिए फ्रीडम होती है, जो भी टाइम आप चूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें इसका मतलब ये हुआ दैट दे हैव टू वर्क एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू फिनिश द टास्क एट हैंड, बट इवन व्हेन देयर इज नो रियल वर्क प्रेशर। ठीक है, जब वर्क प्रेशर नहीं भी होता है तो ये लोग जानबूझ के इस ऑफिस में रुके होंगे दिखाने के लिए, पीयर प्रेशर के चक्कर में, कि हम लोग जो है काम ज़्यादा कर रहे हैं या मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। 2 मार्कर का क्वेश्चन है, आया तो बोर्ड्स में हुआ है बट बहुत कम आया हुआ है। टाइम स्लेवरी इन आईटी सेक्टर क्या होता है, तो उसको मार्क कर लीजिएगा, वो मैं बता दूंगा एग्जैक्ट आंसर क्या है। ओके,
तो एज अ रिजल्ट इन्होंने बोला कि ये जो वर्किंग आवर्स अभी हमने पढ़े ऊपर, बैंगलोर है, हैदराबाद है, गुड़गांव है, यहाँ पे आईटी फर्म्स और कॉल सेंटर्स लोकेटेड है, शॉप्स रेस्टोरेंट्स है, उन्होंने अपना वर्किंग टाइम चेंज कर लिया है। ठीक है, आई नो जैसे आप डीएलएफ जाते हो गुड़गांव, तो डीएलएफ की जो बिल्डिंग है उसके वहाँ पे एक चौधरी ढाबा है। ठीक है, चौधरी ढाबा तो मतलब बहुत अमेजिंग खाना देता है, खुले में बना हुआ है और मतलब सारे रईस ज़्यादा क्या, कॉरपोरेट्स के लोग क्या, बड़े बड़े ऑफिशियल क्या, वहीं जाके खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा दिन 24 घंटे चलता है, सिर्फ बीच में 6 से 7 उनकी छुट्टी होती है, सुबह 6 to 7। ठीक है, तो सब लोगों ने अपना टाइम मैनेजमेंट चेंज कर लिया है और कहते हैं अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चों को क्रैचेस में रख देते हैं। जॉइंट फैमिली है, तो जो कि इन्होंने बोला था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे जॉइंट फैमिली कल्चर ख़त्म होता गया था, अब दोबारा वापस आ गया है। ग्रैंड पेरेंट्स मूव कर जाते हैं ताकि बच्चों की देखभाल कर सके, आजकल देखने को मिल रहा है। तो ये कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिबेट जो सोशोलॉजी में देखने को मिल रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और सर्विसेज की तरफ जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, नॉलेज बेस्ड वर्क लाइक आईटी लीड्स टू ग्रेटर स्किल्स इन सोसाइटी। हमें इसमें कॉन्सेप्ट सुनाई देता है नॉलेज इकॉनमी, नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली हम वो चैप्टर नहीं करेंगे नॉलेज इकॉनमी के बारे में। तो बेसिकली जिसमें आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है, जो जिसमें आपका टेक्निकल नो हाउ जो आपका दिमाग लग रहा होता है, वो नॉलेज इकॉनमी का पार्ट बनता है। बट हाउ डू यू कंपेयर? तो इसमें इन्होंने बोला कि कैसे कंपेयर करोगे एक आईटी सेक्टर के इंसान की स्किल्स और एक फार्मर की। दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपने स्किल्स है, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो काम एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर को आता है वो काम आईटी सेक्टर वाले को नहीं आता होगा, आईटी वाले को फार्मर का काम नहीं आता होगा। तो यहाँ पे एक फेमस सोशोलॉजिस्ट है हैरी ब्रेवरमैन, उन्होंने आर्ग्यू किया कि यूज़ ऑफ मशीनरी, जितना ज़्यादा मशीनरी का आप यूज़ करते हो उससे एक्चुअली आप वर्कर डी स्किल हो जाते हैं, डी स्किल हो जाते हैं। तो जैसे छोटे मोटे फार्मर्स हैं आज भी हाथ से काम करते हैं, पर बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनके पास जो है मशीनें हैं, सीड बीज डालने की मशीनें हैं, फसल कटती है तो कंबाइनर्स हैं उनके पास बड़े बड़े, सब कुछ उसी में हो जाता है। महंगी बहुत आती है, ठीक है, मशीन पर वो होता है। तो कहते हैं जितनी ज़्यादा मशीनें यूज़ कर रहे होते हो आजकल जो है ये सारी दिक्कतें हमें फेस करने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बोला आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर जो है उनको स्किल्ड ड्रॉट्समैन बोला जाता था, अब जो है कैड आ गया है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग आ गया, ऑटो कैड, जहाँ पे वही डिज़ाइन बनाया जाए, फीड किया जाए और आपके सामने सारा आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो ये आईटी सेक्टर का थोड़ा सा ही डिफरेंस हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई, इसमें से कुछ नहीं आता, सिर्फ ऊपर आपको टाइम स्लेवरी मार्क करना है। ये मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया ताकि चैप्टर की क्लैरिटी रहनी चाहिए। ओके इसके बाद इन्होंने वर्किंग कंडीशंस के बारे में बताया है। माइंस, ठीक है, जो खदानें होती है उनमें क्या वर्किंग कंडीशन होती है। इसमें से 2 और 4 मार्कर का शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, मतलब काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, वर्किंग कंडीशन इन माइंस वाला काफ़ी बार कवर्ड है। और एक माइग्रेंट का भी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाता है। तो इसमें इन्होंने बताया बहुत सिंपल सा है, इन्होंने बोला है वर्किंग कंडीशन क्या है। तो कहते हैं हम लोगों को पावर चाहिए, हम लोगों को घर चाहिए, कपड़े चाहिए, बाकी सारा सामान चाहिए, बट हमें इन्होंने बोला है कि ये सब क्यों आता है हमारे पास, ये सब कब आता है, जब कोई इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। और प्रोडक्शन में जो है काफ़ी जो है कंडीशंस ख़राब होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए इसको काफ़ी चीज़ें ठीक करी है, बट यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे सिर्फ कोल माइंस का। कहते हैं कोल माइंस में लगभग 5.5 लाख वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। माइंस एक्ट 1952 में स्पेसिफाई कर दिया गया था कि जो है कितने घंटे एक इंसान काम कर सकता है, और अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम और एक्स्ट्रा आवर्स और सेफ्टी रूल्स पूरे मेजर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप मार्क कर लेना, इधर से आंसर शुरू हो जाता है क्या क्या स्पेसिफाई किया गया। ये रूल्स कहते हैं बड़ी कंपनीज में ही फॉलो होता है, छोटी मोटी क्वायरीज एंड माइंस में फॉलो नहीं होता। कई लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माइंस खरीदी, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने आगे लेंड कर दिया चैतन्य को, वान्या को, डेलिसा को, इस तरीके से कि वो काम करेंगे। एंड कई कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं जो इनसे काम करा रहे होते हैं वो प्रॉपर रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, एक्सीडेंट बेनिफिट्स का कोई फ़ायदा नहीं देते हैं। और जब कभी किसी भी इस एरिया में माइनिंग ख़त्म हो जाती है, कंपनी जो है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे ओपन होल्स को कवर करे और जैसा था उसको वैसा बना के जाए, बट वैसा नहीं करते। यहाँ से मेन कंटेंट है आंसर का कि वर्कर्स जो है अंडरग्राउंड माइंस में उनकी बहुत बुरी कंडीशन होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हुए वर्कर की कंडीशन क्या होती है। कहते हैं फ्लडिंग की वजह से
फायर की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं रूफ, एमिशन ऑफ गैसेस होता है, वेंटिलेशन फेलियर होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है वर्कर्स को जो काम कर रहे होते हैं, डिजीजेज हो जाते हैं, टीबी एंड सिलोकोसिस। एंड जो लोग ओवरग्राउंड माइंस पे काम कर रहे होते हैं उनको सन और रेन दोनों से झेलना पड़ता है, इंजरीज हो जाती है जब भी ब्लास्ट कराते हैं हम लोग माइंस में, इससे जो है दिक्कत इनको होती है। एंड रेट ऑफ माइनिंग एक्सीडेंट इंडिया में थोड़े से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पे हमारे यहाँ रेगुलेटेड नहीं है। इंडिया में थोड़ा सा ना रेट ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताया। एंड साथ के साथ ही क्योंकि वर्किंग कंडीशन की बात हो रही है तो माइनर्स जो है, वर्कर्स जो है माइंस में काम करते हैं, उनकी कंडीशन तो बता दी। इसके साथ साथ आप देख रहे हो नीचे ही लिखा हुआ है कि कई इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे वर्कर है माइग्रेंट, ठीक है, और हमने ये थोड़ा सा डिस्कस की, इस टाइम पे ये सिचुएशन हो भी रखी है माइग्रेंट वाली। तो माइग्रेंट वर्कर के लिए प्रॉब्लम होती ही है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ से 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि माइग्रेंट वर्कर की क्या कंडीशन होती है। कहते हैं फिश प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है, जो कि कोस्ट लाइन के साथ सिचुएटेड है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में। 10 से 12 लोग जो है छोटे से कमरे में रहते हैं, और जैसे 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 कोई किसी शिफ्ट में जा रहा है, कोई किसी शिफ्ट में जा रहा है, कोई किसी शिफ्ट में जा रहा है। यंग वुमेन जो है सबमिसिव वर्कर्स हैं, बिकॉज इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया जाएगा तो ये काम कर लेती हैं। मेन जो है वो माइग्रेट कर लेते हैं इजली, या तो बिना शादी के या फिर शादी करके पीछे अपने बच्चों को या बीवी को गाँव में छोड़ देते हैं। कहते हैं 1992 में 85% ऑफ 2 लाख ओडिया माइग्रेंट्स इन सूरत वर सिंगल, ठीक है। तो ये डेटा बता रहे हैं तो कितनी जनता हमारी सिंगल है एक्चुअली में, रेडी टू मिंगल, एंड दे वर सिंगल एक्चुअली, ठीक है। एंड दीज माइग्रेंट्स हैव लिटिल टाइम टू सोशलाइज एंड वट एवर लिटिल टाइम इन मनी दे कैन स्पेंड इज अदर माइग्रेंट वर्कर्स। तो उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, अपना ज़्यादातर टॉयल कर करके, मेहनत कर करके ये काम कर रहे होते हैं। कहते हैं एक ऐसा नेशन जहाँ पे जॉइंट इंटरफेयरिंग जॉइंट फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे ग्लोबलाइज्ड होने के बाद इकोनॉमी में हम लोग जो है लोनलीनेस एंड वल्नरेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो भी रहा है, लोगों के पास पैसा भरा हुआ है, अच्छे खासे घरों में रह रहे हैं, पैसा है, गाड़ियाँ हैं, फ़ोन्स हैं, सब चीज़ें हैं, बट वो ये सोशल सर्कल नहीं है, बाहर नहीं निकलते, कुछ नहीं होता, दोस्त यार नहीं है, तो हम अकेलेपन की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। बट कई बार ऐसा देखा जाता है एट द सेम टाइम यंग विमेन है, और इन लोगों को जो है कुछ इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी मिल जाती है। जो लोग चाहते हैं हमें घर से बाहर निकलना है, जो अकेले अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, मम्मी पापा को छोड़ के ज़रा बाहर चले जाए हम, ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। तो ये जो इन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स की कहानी बताई है जो वहाँ पे होता है, ये 2 मार्कर का क्वेश्चन अलग से कवर होता है कि माइग्रेंट वर्कर का क्या स्टेज यहाँ पे होता है, ठीक है, इस तरीके से कवर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका था वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। पेज नंबर 86 पे अब हम लोग हैं। आराध्या कहाँ रह गए थे भाई तुम? आराध्या रेऊ कहाँ है? सर वो लॉगिन नहीं हो रहा था। ओह माय गॉड, आईपीएल शुरू तो नहीं हो गया आज जल्दी से? पहले तो नहीं तुम्हें बता दिया कि आईपीएल खेल रहे स्पेसिफिकली आराध्या के लिए? पता नहीं, हाँ अभी विराट का ही कॉल आया था मेरे को। सही कह रहे हो। चलो बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। ओके जी, तो अब 2 टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं, फटाफट इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। होम बेस्ड वर्क, ठीक है। तो आज हम होम बेस्ड वर्क एक्चुअली में कर रहे हैं बैठ के, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। और जो लोग पहाड़ों में चले गए हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम हिल्स हो गया है, ठीक है। तो होम बेस्ड वर्क मैंने आपको बताया, ये होम बेस्ड वर्क हम लोगों ने पढ़ना था। इससे पहले हम लोग शुरू करें, होम बेस्ड वर्क का क्वेश्चन आपका 4 और 6 मार्क्स का आता है। तो जो घर पे बैठ के आप काम कर सकते हो, इस टाइम पे तो सारे ही कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। आप इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले होम बेस्ड वर्क की, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुन लेना। होम बेस्ड वर्क वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बट आप डेफिनेशन एक जगह लिख लो, यहीं पे कहीं लिख लो क्लियर वर्ड्स में, क्योंकि होम बेस्ड वर्क की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग इट। होम बेस्ड वर्कर्स आर डिफाइंड एज, होम बेस्ड वर्कर्स आर डिफाइंड एज own account workers, own account workers. Home based workers are defined as own account workers and contributing family workers and contributing family workers involved in the production of goods and services
involved in the production of goods and services in their homes for the market, in their homes for the market. दोबारा सुन लीजिए. होम बेस्ड वर्कर्स आर डिफाइंड एज ओन अकाउंट वर्कर्स and contributing family workers involved in the production of goods and services in their homes for their market, for the market. ये डेफिनेशन है. जब भी होम बेस्ड वर्क का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब होम बेस्ड वर्क या होम बेस्ड वर्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एक्सप्लेन. तो आपको ये डेफिनेशन पहले लिखनी है. फिर ये एग्जैक्टली ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये इसमें एक बीड़ी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है. बीड़ी, ओके, मैं पीता नहीं हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था. तो बीड़ी इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल दिया है, वो आपको एज इट इज़ लिखना होता है. ठीक है जी. तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट है इकॉनमी का. इसमें आप जो है पुराने टाइम पे क्या होता था, घर से लोग लेस, जरी, ब्रोकेट, कारपेट, बीड़ी, अगरबत्ती, ये सारे काम करते थे. और ज़्यादातर ये जो विमेन और चिल्ड्रन होती थी वो लोग काम करते थे. एंड एजेंट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल. एंड इसमें क्या होता था, ये एजेंट आता था, रॉ मटेरियल पिक करता था और फिनिश प्रोडक्ट भी वही देता था. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, डेलिसा एक एजेंट है, तो वो फैक्ट्री से माल लेके आएगी, मुझे पकड़ा देगी, शाम को मैं माल तैयार करके रखूँगा, डेलिसा वापस ले जाएगी. ठीक है. होम वर्कर को ना पीस रेट बेसिस पे मिलता था. अब जैसे दिल्ली से आई, उसने मेरे को बोला कि सर ये लो, आपको 5 कारपेट बना के शाम तक तैयार करने हैं. ठीक है. तो 5 बना देगी, 5 के हिसाब से बोलेगी 5 के आपको 1000 रुपये मिलेंगे. तो 1000 रुपये मुझे शाम को पकड़ा देंगे और मेरा काम हो जाएगा. जितने पीस आप ज़्यादा बनाओगे उतनी कमाई आपकी ज़्यादा रहेगी. इसमें बीड़ी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है. ठीक है. इसमें बोला है कि प्रोसेस जो है बीड़ी मेकिंग का कैसे है. फॉरेस्ट से विलेजर्स जो थे, विलेजेस में विलेजर जो है तेंदू लीव्स कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बेच देते हैं या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बेच देते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बेचता है. ऑन एन एवरेज एक इंसान 100 बंडल कलेक्ट कर सकता है या 50 लीव्स ईच अ डे. गवर्नमेंट जो है उस ऑक्शन करता है बीड़ी, उस पत्तों को, जैसे इस तरीके से लीव्स टू द बीड़ी फैक्ट्री ओनर्स, जो कि उसको कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं. कॉन्ट्रैक्टर उनको टबैको देता है और वो होम बेस्ड वर्कर के पास जाके छोड़ देते हैं. ये जो वर्कर्स होते हैं, ज़्यादातर औरतें होती हैं, वो बीड़ी में उसको रोल करते हैं. पहले पत्ते सुखा देते हैं, फिर उसको कट करते हैं, उसमें टबैको भरते हैं, फिर धागा बांधते हैं. धागा बांध के उसके ऊपर जो है लेबल वेबल लगा देते हैं. उसको रोस्ट करते हैं अवन में या भट्टे पे, जो है रोस्ट कर दिया, पैकेट में डाल दिया और उसमें फिर जो है आप अपने नाम से बीड़ी बना के बेच सकते हो. तो आराध्या बीड़ी, वानिया बीड़ी, चैतन्या बीड़ी, डेलिसा बीड़ी, अतुल बीड़ी, 502 बीड़ी, इस तरीके से आप बीड़ी बना के बेच सकते हो. ठीक है. तो बीड़ी इज़ अ गुड ब्रांड, मतलब यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस. ठीक है. तो ये बताया और इस तरीके से करा जाता है. द मैन्युफैक्चरर देन सेल्स देम टू डिस्ट्रीब्यूटर. जो चेन ऑफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर से फिर हमारे हाथ में आ जाएगी. तो अपनी बीड़ी ऑलमोस्ट अल्टीमेटली हमें खुद ही पीनी पड़ती है. ठीक है. तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया. तो ये होम बेस्ड वर्क है विच इज़ वेरी सिंपल, जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया डेफिनेशन के साथ. ये 4 और 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है. इसके अलावा और कुछ नहीं आता है इसमें. पाई डायग्राम वगैरह आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है इसमें से, आप छोड़ सकते हो इसको. ठीक है. और लास्ट जो टॉपिक है इसमें से आपके, इसमें डिस्क्राइब होम बेस्ड वर्क. होम बेस्ड वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी. इस तरीके से, हाँ, या फिर एक्सप्लेन द बीड़ी इंडस्ट्री, इस तरीके से भी आ जाता है कि 3 तरीके से क्वेश्चन कवर होता है. ओके. स्ट्राइक एंड यूनियंस का लास्ट जो है क्वेश्चन है, ये वाला, ये टॉपिक है. इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके 2 मार्कर. एक तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट. ठीक है. पहले पेज पे आप देखोगे, 87 पेज पे लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट. ठीक है. 2 मार्कर ये क्वेश्चन आता है. तो इसमें क्या डिफरेंस है, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है ये वाला. इसमें इन्होंने बताया कई वर्कर्स जो है ट्रेड यूनियन का पार्ट होते हैं. ट्रेड यूनियन इंडिया में जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर चुका है. रीजनलिज्म, कास्टिज्म, हालांकि आज भी घुसा हुआ है रीजनलिज्म, कास्टिज्म. दत्ता ईसल वॉकर एक बंदा है जो कि मिल वर्कर है. उसने बोला हाउ कास्ट हैड बीन ओवरकम बट नॉट एंटायरली, पूरी तरीके से ओवरकम नहीं हुआ है. तो कहते हैं, बता रहे हैं दूसरे के बारे में, कास्ट के बारे में, छोटी जाति वाला बंदा है. दे वुड सिट एंड च्यू पान विद हिम. विष्णु आ मेहर वर्कर इन मॉडर्न. मेहर जो है जाति है, मॉडर्न मिल्स में काम कर रहा है, बट उसके हाथ से पानी नहीं पीते.
और उसको कभी बुरा भला नहीं कहा है, उसको बुरा ट्रीट भी नहीं कहा है, उसके फ्रेंड्स भी है बट उसके घर नहीं जाते, उसके लंच बॉक्स से नहीं खाते। द फनी थिंग इज द मराठी वर्कर्स वर अनेबल टू जज द कास्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन वर्कर्स। नॉर्थ इंडियन वर्कर्स की वो कास्ट को नहीं पहचानते, तो इसलिए उनके साथ वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। तो महाराष्ट्र में एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ही करते हैं लोग, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे बताया। नॉट टू नो, मतलब मैंने बहुत इंस्टेंस पे देखा है, क्योंकि यूट्यूब पे भी डलेगा तो लोग बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, बट दिस इज़ अ फैक्ट एक्चुअली। तो इन रिस्पॉन्स टू हार्श वर्किंग कंडीशन समटाइम्स वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। इन स्ट्राइक वर्कर्स डू नॉट गो टू वर्क। इन लॉकआउट मैनेजमेंट शट्स द गेट एंड प्रिवेंट्स वर्कर्स फ्रॉम कमिंग। ठीक है, तो यही बस यही डिफरेंस है, यही 2 मार्कर में लिखना होता है। स्ट्राइक कब होता है? वर्कर्स कॉल आउट द स्ट्राइक, थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हो। वर्कर्स इस पे काम पे नहीं जाते हैं। लॉकआउट में मैनेजमेंट जो है दरवाज़ा बंद कर देता है और वर्कर को आने नहीं देता। स्ट्राइक में जब भी स्ट्राइक होती है, मैनेजमेंट बाहर से लोगों को बुला के काम कर सकती है। अगर मैनेजमेंट ने शट डाउन किया है, ठीक है, या लॉकआउट किया है इस तरीके से, तो मैनेजमेंट किसी को बाहर से बुला के काम नहीं करवा सकती। तो स्ट्राइक को बुलाना थोड़ा सा डिफरेंट काम है, और जिसमें आप सब्स्टिट्यूट लेबर कर सकते हो। वर्कर्स ऑल्सो फाइंड इट हार्ड टू सस्टेन देमसेल्फ विदाउट वेजेस। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्राइक करते हैं तो पैसे की दिक्कत लोगों को आ जाती है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, ठीक है, ये उन्होंने बताया। फिर लास्ट इसमें आप देखते हो, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982 का। ये अंडरलाइन कर लेना, 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है। बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक यूनियन जब स्ट्राइक हुई थी तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन लीडर्स की क्या डिमांड थी? तो ट्रेड यूनियन लीडर थे डॉक्टर दत्ता सामंत। उन्होंने बताया 1 मिलियन वर्कर्स, 250,000 वर्कर्स जो अफेक्टेड हो गए थे, उनकी फैमिली। स्ट्राइक 2 साल तक चली थी। इनकी डिमांड क्या थी? ये डिमांड लिखी हुई है, 2 मार्कर का क्वेश्चन है। वर्कर्स वांटेड बेटर वेजेस, ऑल्सो वांटेड टू राइट टू फॉर्म देयर ओन यूनियन। 2 डिमांड थी बस, ये 2 मार्कर में आता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये कवर हो रखा है कि वर्कर की क्या डिमांड थी? बेटर वेजेस, और अपनी यूनियन वो फॉर्म करना चाहते थे। और अकॉर्डिंग टू बीरा, ये बीरा वैसे बियर भी है बट यहाँ पे बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, तो आप ये मत समझ लें कि ये बीरा हमारी बियर है, ये बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, ठीक है। तो यूनियन अप्रूव करा गया, एंड द ओनली वो इट कुड बी अप्रूव वॉज इट इफ गेव अप द आइडिया ऑफ स्ट्राइक। तो ये बोला गया अगर आप स्ट्राइक छोड़ देते हो तो हम अप्रूव कर देते हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि कांग्रेस का एक वो था राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, it was the only approved union and helped to break the strike by bringing in other workers. The government also refused to listen to workers' demand. Slowly after 2 years, people started going back to work because they were desperate. Nearly 1 lakh workers lost their jobs and went back to their villages or took up casual labor. Others moved to smaller towns like Bhiwandi, Malegaon and Ichha Kalaranji to work in the power loom sector. क्योंकि 2 साल तक स्ट्राइक चलेगी तो कोई भी बंदा सेटल नहीं रह पाएगा। मिल ओनर्स ने इस पे पैसा खर्च नहीं किया। आज जो है इनफैक्ट आप बॉम्बे में शूटिंग्स वगैरह मुंबई की देखते होंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी जगहें खुली होती है, वो सारे पुराने मिल्स हैं, उनको बेचा जा रहा है रियल स्टेट डेवलपर्स को। वहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जिससे जो है एक नया फ्यूचर मुंबई का डिफाइन हुआ है। एंड वर्कर्स हु बिल्ट इट फॉर मिल ओनर्स एंड रियल एस्टेट यूनियन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिर्फ यही करना है कि डॉक्टर दत्ता सामंत कौन थे, उनकी क्या डिमांड थी यूनियन की, और बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी तो वर्कर्स की क्या डिमांड थी। इसी तरीके से क्वेश्चन 2 मार्कर का यहाँ पे कवर होता है बोर्ड्स में, और कुछ नहीं आया, ठीक है जी, ये उन्होंने बताया। ओके, तो ये भी चैप्टर फॉर्चुनेटली हमारा टाइम पे ख़त्म हो गया। अब इसमें और कुछ करने वाला नहीं है, मैंने सारा पोर्शन आपको मार्क करा दिए। बॉक्सेस बहुत सारे नहीं करने हैं, जो मैंने बताया पहले वही करना है। और इस साल वैसे भी पेपर नहीं हुआ है तो हमें नहीं पता है 1 मार्कर का क्या फॉर्मेट रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम अलविदा चाहेंगे। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पहले वो पूछ लो। हाँ जी डेली सर, तुम्हें कोई डाउट है तो ये बताओ पहले। हाँ पढ़ लो। वान्या, आराध्या, चैतन्य, कोई भी स्पेसिफिक डाउट, कोई एरिया जो समझ नहीं आया हो? नो सर। ठीक है वान्या, ठीक है। फिर अभी आप कॉल कर रहे हो? अभी अब मैं बंद कर रहा हूँ, बस कॉल अभी करता हूँ कट करके। हाँ चैतन्य, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, आराध्या क्लियर है भाई? आराध्या क्लियर है, ठीक है। दिल्ली से ने स्ट्राइक और लॉकआउट पूछा है, तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। स्ट्राइक और लॉकआउट बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। बहुत बार स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, बहुत बार सुना होगा हड़ताल, बैंकों की हड़ताल, ये हड़ताल वो हड़ताल। तो हड़ताल क्यों करी जाती है? हमेशा हमारी मांगे पूरी करो। लोग बैठ जाएंगे धरने पे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये करते रहते हैं। तो स्ट्राइक कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। लॉकआउट कौन करता है? मैनेजमेंट करते हैं। लॉकआउट का फिनोमेना नहीं देखा है, बहुत रेयरेस्ट फिनोमेना होता है। स्ट्राइक बहुत बार हो जाती है बिकॉज कुछ महीनों में, क्वार्टर में, साल में, आधे साल में कभी न कभी बैंक की स्ट्राइक होती ही होती है।
आप जंतर मंतर चले जाओ दिल्ली के, वहाँ पे ये वर्कर सारे हड़ताल वाले ही बैठे होते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये चलता रहता है डिमांड्स को पूरा करके। तो स्ट्राइक हड़ताल है एक्चुअली में, वर्कर्स करते हैं, लॉकआउट मैनेजमेंट करती है। स्ट्राइक में क्या होता है, मैनेजमेंट बाहर से लेबर बुला के काम कर सकती है, लॉकआउट में नहीं हो सकता। ये डिफरेंस है, आपको यही डिफरेंस लिखना है आंसर में बस। ठीक है दिल सर, चलो जी। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।